सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। मेरा नाम मनीष है और आज मैं आप सभी को चैप्टर फर्स्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। हम लोगों ने थ्योरी कर लिया था, मतलब चैप्टर फर्स्ट का वन शॉट हम लोगों ने कर लिया था। शीत युद्ध के बारे में मैं आपको हर चीज़ बता चुका हूँ बहुत बेहतर तरीके से। तो आइए उसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर अगला वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। तो इस तरीके से हर चैप्टर हमारा चलेगा, वन शॉट सब्जेक्टिव तब ऑब्जेक्टिव, और अपने तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाइएगा। तो आइए करते हैं शीत युद्ध का दौर, हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसका सबसे पहला सवाल कह रहा है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, शीत युद्ध वह स्थिति है जब दो देश आपस में शत्रु बन जाते हैं और तनाव बढ़ जाता है, लेकिन सीधे युद्ध नहीं होता है। तो आपने क्या समझा, शीत युद्ध जो है वो दो देश के बीच में होता है और ये एक्चुअल में लड़ाई नहीं होता है। ये देश सोचता है कि ये देश आक्रमण करेगा और इस देश को लगता है कि ये देश उस पर आक्रमण करेगा, और इसी चेतना को, इसी मन में चलने वाले युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। और ये जो युद्ध हुआ था वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था। 1945 से शुरू हुआ था और 1991 तक चला था। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद, मतलब सोवियत संघ कमजोर पड़ गया था तो खत्म हो गया था ये शीत युद्ध। समझ में आपको आ गया हो। इस दौरान देश के हथियारों की होड़, यानी कि इन दोनों देशों में हथियारों की होड़ लगी। मतलब अमेरिका हथियार जुटा रहा था, सोवियत संघ हथियार जुटा रहा था। एक दूसरे पर जासूसी कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, उसके दबाव में आ गए थे, गतिविधियों का इस्तेमाल करते रहे। और यह संघर्ष प्रत्यक्ष होता है, इसलिए इसे शीत युद्ध कहा गया है। मतलब एक्चुअल में युद्ध नहीं होता है, ठीक है, मन में चलने वाला एक युद्ध था। कहोगे ठीक है। बहुत इजी इजी आसान भाषा में मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, बस ध्यान से देखिएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हम लोग 10 से 12 मिनट में कवर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से याद हो गया होगा, बस आपको समझना है, क्योंकि मैं आपको जो बैच में पीडीएफ देता हूँ उससे बाहर आज तक एग्जाम में कुछ नहीं पूछा, एंड इस बार भी कुछ नहीं पूछेगा, यकीन कीजिए। 100% सवाल हमारा लड़ता है। हम लोग थ्योरी बोलते हैं, बस आप बच्चों समझो अच्छे तरीके से, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है मेरे भाई, यह शीत युद्ध से, जैसे शीत युद्ध में अमेरिका ने बहुत सारे देश को जोड़ लिया, सोवियत संघ ने बहुत सारे देश को जोड़ लिया, तो ये पूरे विश्व में युद्ध फैल गया, एक तरीके से कह सकते हो। लेकिन गुट निरपेक्ष क्या है, एक कुछ देश ऐसे भी थे जो कि शीत युद्ध में ना शामिल हुए, इन्होंने अलग एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसका नाम दे दिया गुट निरपेक्ष, और इसमें कुछ लोग देश शामिल हो गए, मतलब कुछ देश इसमें शामिल हो गए। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में शुरू किया गया था। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन युगोस्लाविया के राजधानी जो कि बेलग्रेड है, तो बेलग्रेड में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि देश किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना हो, मतलब कोई भी देश का जो सैनिक है वो गुट में शामिल ना हो, मतलब शीत युद्ध में शामिल ना हो, भाग ना ले, और पूरी दुनिया में शांति बने रहे। ठीक है। मुख्य नेता इसके कौन कौन थे, मतलब गुट निरपेक्ष है ना, आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन कौन थे। तो भारत देश भी था, मिस्र भी था, ये सब देश थे। तो भारत ले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे गुट निरपेक्ष में, मिस्र ले कर्नल नासिर थे, कहोगे ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। युगोस्लाविया से जोसेफ टीटो थे, ठीक है। और इन लोगों ने मिलकर नेतृत्व किया गुट निरपेक्ष आंदोलन का। गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या उद्देश्य था बताइए। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों बना, क्यों एक आंदोलन तैयार किया गया, क्यों इसके अंदर में बहुत सारे देश जुड़े, ठीक है। तो इसका कारण क्या था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य जो उद्देश्य थे, पहला, अमेरिका या सोवियत संघ जैसे गुटों में शामिल ना होना, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा था। इसमें इसके सपोर्ट में ढेर सारे देश आ गए, इसके सपोर्ट में ढेर सारे देश आ गए, लेकिन कुछ देश चाहते थे कि हम इन दोनों का समर्थन ना करें, मतलब शीत युद्ध में ना जाए, तो इसलिए उन्होंने, है ना, गुट निरपेक्ष का आंदोलन का सपोर्ट किया। शीत युद्ध में भाग न लेना और पूरी दुनिया में शांति और समानता बनाए रखना, गुट निरपेक्ष का ये मतलब था इसका वो, ठीक है। अगला 4 नंबर सवाल है कि उन 3 देशों के नाम बताइए जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की और उनके नेता कौन कौन थे। इस सवाल का आंसर ऊपर भी मैंने आपको बताया, भारत ले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र ले कर्नल नासिर थे, युगोस्लाविया से जोसेफ टीटो थे, ठीक है। ये तीनों नेता इस आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत इन तीनों नेताओं ने मिलकर
की थी। अगला सवाल करने वाले हैं जो कि 5 नंबर का सवाल है। ध्यान से देखिएगा ये 5 नंबर का सवाल क्या कहता है एंड इसका आंसर क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं जो कि मैं हमेशा देता हूं क्योंकि बच्चे बोलते रहते हैं। तो हम आपको वीवीआई क्वेश्चन देंगे 100% लड़ने वाले बोर्ड में, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज, मात्र 299 रुपया में। आपको ये कहाँ मिलेगा? आपको ये ऐप पे मिल जाएगा, एक विकल्प पे। ठीक है, नहीं लेने आएगा, नहीं वहां पर बाई करने आएगा, पैसे देकर नहीं खरीदने आएगा। व्हाट्सएप करना, आपको मैं नंबर देता हूँ 83 17 73 96 73। ठीक है, एक और चीज, आप हमारे बैच में जुड़ सकते हो, सौर बैच में। किसमें? तो आप हमारे बैच में जुड़ सकते हो, सौर बैच में 699 रुपया में, और ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई काफी खूबसूरती के साथ और सारे के सारे कंटेंट पीडीएफ इन सब के माध्यम से बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब इसमें आपको फ्री में मिल जाता है। एक सब्जेक्ट 199 रुपये में आप पढ़ाई कर सकते हो, हर चीज का व्यवस्था पूरे तरीके से यहाँ है, तो आप मचा सकते हो। अगला जो कि हम लोगों के पास 5 नंबर का प्रश्न है, इसे जरा ध्यान से देखिएगा। तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? पहली दुनिया, दूसरी दुनिया आपको पता है, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान से देखिएगा। तीसरी दुनिया वे देश हैं जो ना अमेरिका के गुट में थे, ना सोवियत मतलब देश के गुट में थे। ये ज्यादातर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में है। इन्हें तीसरी दुनिया इसलिए कहा गया क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में कमजोर, हाल ही में स्वतंत्र हुए और विकासशील देश थे। तो याद रखना कि जो उसी समय आजाद हुए थे जब शीत युद्ध चल रहा था, तो ये अलग से थे, जैसे अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका। ठीक है, याद रख लेना। ये देश ज्यादातर हैं, ये तीसरी दुनिया में आते हैं। कहोगे ठीक है, इनकी अर्थव्यवस्था कमजोर थी, हाल ही में आजाद हुए थे, तो इसलिए इनको तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है। नाटो से आप क्या समझते हैं? बताओ, नाटो, सिंटो आपने देखा होगा। कहोगे ठीक है। नाटो का पूरा मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन था, यानी सैनिकों के लिए गठबंधन तैयार किया गया था जिसका नाम रखा गया था नाटो। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, वाशिंगटन, अमेरिका में। कहोगे ठीक है। प्रारंभिक इसके जो सदस्य थे वो 12 गो देश थे, मतलब नाटो में 12 गो देश शामिल थे। इसका मुख्यालय जो था वो ब्रुसेल्स में था, यानी कि बेल्जियम। ठीक है, ये बस याद कर लेना ऑब्जेक्टिव के पर्पस से। इसका उद्देश्य था सदस्य देशों की सुरक्षा और सामूहिक रक्षा सुनिश्चित करना। यानी नाटो का काम क्या था? इसके अंदर जो 12 गो देश हैं वो 12 देश एक दूसरे देश की सपोर्ट में रहेंगे सैनिक की मदद से, मतलब एक देश के सैनिक दूसरे देश को सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे को बचाएंगे। ठीक है, एक देश से युद्ध होगा तो सब देश उसमें शामिल होंगे। अब ये सीटो क्या था? नाटो तो आपने देख लिया। सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये कैसी? ये भी एक सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, याद रख लेना। दक्षिण पूर्व एशिया में कम्युनिस्ट विचारधारा को इसका फैलाना मेन उद्देश्य था और रोकना, विशेषकर चीन के प्रभाव को सीमित करना। सदस्य देशों ने सैन्य और सुरक्षा सहयोग स्थापित किया। तो छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे ये बहुत कम चांस है कि आपके एग्जाम में पूछेगा तो एज इट इज छाप देना। सेंटो का उद्देश्य क्या था? तो सेंटो जो था, ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो सोवियत संघ को दक्षिण दिशा में मतलब फैलने से रोकना, क्योंकि सोवियत संघ दक्षिण दिशा में फैल रहा था, अपना क्षेत्र बढ़ा रहा था। तो सेंटो का काम था उसके क्षेत्र को कम करना, रोकना, क्षेत्र में कम्युनिज्म के प्रभाव को कम करना, और पहले से बगदाद पैक्ट से कहा जाता था। तो बस याद रहना कि सेंटो को बगदाद पैक्ट कहा जाता था, मतलब अच्छे तरीके से बस इतने याद रख लेना। 11 नंबर सवाल है, वार्सा पैक्ट का वर्णन करें। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा सा आंसर है, आप खुद से पढ़ के आप कर सकते हो। अगला 12 नंबर का सवाल हम लोग करने वाले हैं, करा कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? यानी जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाई गई थी, यानी पैसे से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक एक व्यवस्था बनाई गई थी, उससे आप क्या समझते हो? तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य है कि विकासशील देशों की गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को कम करना। मतलब जो नए नए देश हैं जो विकासशील है, मतलब अभी आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, उनकी गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को कम करना। ठीक है, यह व्यवस्था विकसित देशों
और विकासशील देशों के बीच संतुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की कोशिश करती है। कहोगे ठीक, ज्यादा और नहीं है और 3-4 गो है तो अच्छे से देखो। अगला सवाल है 13 नंबर की, शीत युद्ध के कारणों की विवेचना करें, यानी शीत युद्ध के बारे में आपको बताना है। तो शीत युद्ध के जो कारण थे वो कौन कौन थे? पहला, विचारधाराओं में मतभेद, यानी अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के विचारधारा अलग अलग थी। जैसे अमेरिका पूंजीवाद को मानता था, ठीक है ना, अच्छे तरीके से रखना। दोनों देश अपनी विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। मतलब सोवियत संघ अपनी पूंजीवादी व्यवस्था को फैलाना चाहता था और सोवियत संघ समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था, ठीक है। इनकी विचारधाराएं अलग अलग थी। दूसरा, महाशक्ति बनने का होड़, मतलब अमेरिका चाहता था मैं पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाऊं और सोवियत संघ चाहता था कि मैं पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बन जाऊं। यानी अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश बनने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों देश अपने आप को शक्तिशाली साबित करने में एक भी चीज नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए शीत युद्ध हुआ था, ठीक है। देखो क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है? तो क्यूबा का मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। ये डेट आपको याद होना चाहिए, 1962 में हुआ था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सोवियत संघ ने क्यूबा में अमेरिकी के खिलाफ परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। यानी जो सोवियत संघ है वो क्यूबा में, क्यूबा एक जगह है जो कि अमेरिका के तट पे पड़ता है, मान लो अमेरिका देश है तो उसके तट पे ये क्यूबा पड़ता है, मतलब अमेरिका के बहुत नजदीक है, लेकिन इसको सपोर्ट था सोवियत संघ का। तो इसलिए सोवियत संघ के जो भी है ना लीडर थे या सैनिक थे, उन्होंने क्या करा, अमेरिका के खिलाफ, इसके खिलाफ क्यूबा में, ठीक है, परमाणु बम फिट करा दिया था कि इस पे हमला करेंगे क्यूबा की मदद से। अमेरिकी ने युद्ध टालने के लिए बड़े मतलब बेड़े तैनात किया था, तो बहुत सारे सैनिक तैनात कर दिया था, है ना। अगला पॉइंट है कि दोनों महाशक्ति के बीच तनाव चरम पर था लेकिन युद्ध नहीं हुआ, इसे ही शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा गया है। यानी कि क्यूबा को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। क्यूबा जो एक छोटा सा महाद्वीप है, उस समय लगता था जब परमाणु बम फिट करा था सोवियत संघ अमेरिका के खिलाफ, लगता था अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन अमेरिका ने क्या करा, उसने नाकाबंदी कर दी समुद्री तट पे, जिससे सोवियत संघ का जो मिसाइल था वो क्यूबा ना पहुंच पाए। फिर दोनों में संधि हुआ और युद्ध उस समय टल गया था 1962 में। महाशक्तियों छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? जिससे बड़े बड़े जो देश हो गए, वो छोटे देश के साथ इतने सारे संबंध क्यों बना रहे थे, गठबंधन क्यों रख रहे थे? महाशक्ति छोटे देशों के साथ इसलिए गठबंधन रखती थी, अपने हथियार और सेना का संचालन करने के लिए, छोटे छोटे देशों में सेना को रखने के लिए, या छोटे देश हमको मदद करेंगे इस तरीके से, या छोटे देश की जो भी संपत्ति है, जो भी खजाना है, वो हमारे बड़े देशों के अधीन रहेगा। सैनिक ठिकानों के जरिए जासूसी करना, यानी जो जो छोटे छोटे देशों में सैनिक ठिकाने हैं वहां से हम जासूसी करा सकते हैं दूसरे देश की। या छोटे देश ले सैन्य खर्च में मदद लेना, यानी छोटे देश ले सैनिकों पे खर्च करने के लिए मदद लेते थे। परमाणु अपसार संधि यानी एमपीटी क्या है? एमपीटी का पूरा नाम होता है नॉन प्लोरिफेरेशन ट्रीटी। इसका उद्देश्य है परमाणु हथियारों को फैलाव से रोकना, मतलब परमाणु हथियार ना बहुत सारे देशों में ना जा पहुंचे, इसका ये काम था। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, वाशिंगटन, लंदन, मॉस्को में। इसका जो प्रभाव था 1970 में बहुत ज्यादा था, ठीक है। केवल 5 देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति थी, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। 1970 के दौरान ये 5 गो ऐसे देश थे जो कि केवल परमाणु हथियार रख सकते थे, और कोई देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता, ना रख सकता था, ठीक है। अन्य देश को निर्माण से रोका गया था, मतलब वो परमाणु हथियार बना ही नहीं सकते हैं। 1995 में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया था, तो 1995 में फिर से इसे बढ़ा दिया गया था कि कोई देश बनाना चाहे तो बढ़ा सकता है, बना सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आंसर थे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करा है, तो आप सभी को जरूर लेना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे तरीके से आप छोड़ोगे, और ये हमारे जो 100 बैचेज है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छी तरीके से फोड़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जो कि ऑब्जेक्टिव का वीडियोज़ आने वाला है। सब सब्सक्राइब करना